नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री आर स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जनरल साइंस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों को समझेंगे। ये सभी सवाल आपके आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। और आज का पहला सवाल है, पानी को गर्म करने के लिए किस ऊष्मा का प्रयोग किया जाता है? तो आपको बताना है कि पानी को गर्म करने के लिए किस ऊष्मा का प्रयोग होता है। तो पानी को गर्म करने के लिए जो है विशिष्ट ऊष्मा का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विशिष्ट ऊष्मा। किसी पदार्थ की 1 ग्राम मात्रा को बढ़ाने या फिर घटाने के लिए ली गई ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। विशिष्ट ऊष्मा को जो है ऐसे प्रदर्शित किया जाता है और सभी पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा जो होती है अलग अलग होती है। गैसों में हाइड्रोजन गैस की जो है विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज़्यादा होती है और द्रव में वाटर की यानी कि पानी की विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज़्यादा होती है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा जो होती है 1 होती है और बर्फ़ की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वह आधी होती है। तो दोनों आपको याद रखना है। और पानी को गर्म करने के लिए विशिष्ट ऊष्मा का प्रयोग होता है। अगला सवाल है, किसी वस्तु की गति पर घर्षण का क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपको बताना है कि किसी वस्तु की गति पर घर्षण का क्या प्रभाव पड़ता है। तो घर्षण जो होता है हमेशा वस्तु की गति को जो है घटा देता है यानी कि कम कर देता है। यह एक प्रकार का फोर्स है जो हमेशा वस्तु की विपरीत दिशा में कार्य करता है, यानी कि वस्तु को विपरीत दिशा में धकेलने का कार्य करता है। मान लीजिए अगर हम उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं तो घर्षण अपना कार्य जो है हमेशा साउथ डायरेक्शन में करेगा, यानी कि दक्षिण दिशा में करेगा, जिस कारण यानी कि विपरीत दिशा में करेगा, जिस कारण यह वस्तु की गति को कम कर देता है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो कैथोड किरणें जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। बाकी के ये तीनों यानी कि गामा किरण, अवरक्त किरण और रेडियो तरंग है, ये जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है। कैथोड किरणें जो होती है ऋणात्मक होती है और ये किरणें जो होती है इलेक्ट्रॉन की बनी होती है। इनकी खोज जो की थी सर विलियम क्रूक ने जो है कैथोड किरणों को खोजा था। कैथोड किरणें जो होती है अदृश्य होती है और सीधी रेखा में गमन करती हैं और इनकी भेदन क्षमता जो होती है कम होती है। तो कैथोड किरणों की खोज सर विलियम क्रूक ने की थी और ये इलेक्ट्रॉन की बनी होती है। अगला सवाल है, यदि किसी वस्तु के संवेग को हम कम कर दें तो उसके आवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जब भी संवेग को कम किया जाता है तो आवेग भी कम हो जाता है और संवेग को ज़्यादा किया जाता है तो आवेग भी ज़्यादा हो जाता है। आवेग एक ऐसा बल है जिसे हम डायरेक्ट कम नहीं कर सकते हैं, यानी कि कम या ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। इसको कम या ज़्यादा करने के लिए सर्वप्रथम हमें इस संवेग को कम या ज़्यादा करना होता है। संवेग और आवेग दोनों ही जो है सदिश राशि हैं, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है और दोनों का मात्रक जो होता है न्यूटन सेकेंड होता है। अगला सवाल है, जब किसी वस्तु की चाल स्थिर हो जाए तब उसके त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जब भी किसी वस्तु की चाल स्थिर हो जाती है यानी कि न घटती है न बढ़ती है तो इस स्थिति में त्वरण का मान जो होता है हमेशा शून्य होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शून्य। अगला सवाल है, गर्मी के दिनों में घड़ी सुस्त क्यों हो जाती है? तो आपको बताना है कि गर्मी के दिनों में घड़ी सुस्त क्यों हो जाती है। तो आवर्तकाल बढ़ जाने के कारण गर्मी के दिनों में जो है घड़ी जो है सुस्त हो जाती है। आवर्तकाल जो होता है लंबाई पर डिपेंड करता है, यानी कि लंबाई अगर बढ़ेगी तो आवर्तकाल भी बढ़ेगा, लंबाई अगर घटेगी तो आवर्तकाल भी घटेगा। तो गर्मी के दिनों में जो है लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण आवर्तकाल भी बढ़ जाता है, जिस कारण गर्मी के दिनों में घड़ी सुस्त या फिर लेट हो जाती है। तो गर्मी के दिनों में आवर्तकाल जो होता है बढ़ जाता है क्योंकि दिन की लंबाई भी बढ़ जाती है, और सर्दी के दिनों में आवर्तकाल जो होता है कम हो जाता है क्योंकि दिन की लंबाई जो है छोटी हो जाती है, और गहराई और ऊंचाई पर जाने पर हमेशा आवर्तकाल जो होता है बढ़ता है। अगला सवाल है, टीवी के रिमोट में निम्नलिखित में से किन किरणों का प्रयोग किया जाता है? तो आपको बताना है कि हमारे घरों में जो भी टीवी के रिमोट होते हैं उनमें किन किरणों का इस्तेमाल होता है। तो टीवी के रिमोट में जो है अवरक्त किरणों का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवरक्त किरण है। इनकी खोज जो की थी विलियम हर्शेल ने जो है अवरक्त किरणों को खोजा था। अवरक्त किरणों को हम अधोरक्त किरणों के नाम से भी जानते हैं। इनका तरंग दैर्ध्य जो होता है प्रकाश से ज़्यादा होता है और रेडियो तरंगों से कम होता है। तो टीवी के रिमोट में जो है अवरक्त किरणों का प्रयोग होता है। अगला सवाल है, मध्यमान बिंदु से अधिकतम दूरी को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो आपको बताना है कि मध्यमान बिंदु से अधिकतम दूरी को इनमें से क्या कहा जाता है? दोलन कहा जाता है, आयाम कहा जाता है, आवृत्ति कहा जाता है या फिर आवर्तकाल कहा जाता है। तो मध्यमान बिंदु से अधिकतम दूरी को जो है आयाम कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयाम। आयाम का एसआई मात्रक जो होता है मीटर होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल है, इनमें से किसका प्रयोग नीली स्याही बनाने के लिए किया जाता है? तो आपको बताना है कि इन चारों में से किसका प्रयोग जो है नीली स्याही बनाने के लिए किया जाता है।
तो फेरस सल्फेट का प्रयोग जो होता है नीली स्याही या फिर ब्लू इंक के बनाने के लिए होता है। किसी डोरी पर गांठ मारना निम्न में से किस कारण संभव है? तो आपको बताना है कि किसी डोरी पर गांठ मारना इन चारों में से किसके कारण संभव है। तो किसी डोरी पर गांठ मारना जो है घर्षण के कारण संभव हो पाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घर्षण यानी कि फ्रिक्शन। यह एक प्रकार का फोर्स होता है जो हमेशा किसी वस्तु की गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है या फिर उसे विपरीत दिशा में धकेलने का कार्य करता है। तो किसी डोरी पर गांठ मारना या फिर गांठ लगाना या फिर वस्तु को बांधना जो है घर्षण के कारण संभव होता है। अगला सवाल है, बहुत शक्तिशाली बल जो किसी वस्तु पर बहुत कम समय के लिए लगता है निम्न में से क्या कहलाता है? तो आपको बताना है कि बहुत शक्तिशाली बल जो किसी वस्तु पर बहुत कम समय के लिए लगता है इनमें से क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है, त्वरण कहलाता है, आवेग कहलाता है या फिर वेग कहलाता है? तो इस शक्तिशाली बल को जो है आवेग कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आवेग। देखिए आवेग जो है एक बहुत शक्तिशाली बल होता है लेकिन जिस वस्तु पर भी लगता है बहुत कम समय के लिए लगता है। जब किसी वस्तु पर बहुत ज़्यादा बल बहुत कम समय के लिए लगता है तो बल और समय के इस गुणनफल को हम उस वस्तु का आवेग कहते हैं। किसी कितना बल किसी वस्तु पर कितने समय के लिए लगता है तो इन दोनों के गुणनफल को हम उस वस्तु का आवेग कहते हैं। आवेग को जो है आई से प्रदर्शित किया जाता है। मान लीजिए किसी वस्तु पर 40 न्यूटन का बल जो है 2 सेकंड के लिए लगता है तो उसका आवेग जो हो जाएगा 80 न्यूटन सेकंड जो है उसका आवेग होगा। आवेग का मात्रक जो होता है न्यूटन सेकंड होता है क्योंकि बल का मात्रक जो होता है न्यूटन होता है और समय का मात्रक जो होता है सेकंड होता है, इसलिए आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड होता है। आवेग जो है एक सदिश राशि है यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। अगला सवाल है, प्राकृतिक गैस का ताप परिसर कितना होता है? तो आपको बताना है कि प्राकृतिक गैस का ताप परिसर कितना होता है। तो प्राकृतिक गैस का जो ताप परिसर होता है 30 डिग्री से नीचे होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 डिग्री से नीचे। अगला सवाल है, ड्राई क्लीनिंग यानी कि शुष्क धुलाई के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फेरस सल्फेट का, सॉल्टपीटर का, बेंजीन का या फिर नाइट्रिक अम्ल का? तो शुष्क धुलाई के लिए जो है बेंजीन का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेंजीन। बेंजीन जो है एक ज्वलनशील द्रव्य होता है और इसका अणुसूत्र जो होता है C6H6 जो होता है इसका अणुसूत्र होता है। तो शुष्क धुलाई के लिए यानी कि शुष्क धुलाई के लिए ड्राई क्लीनिंग के लिए जो है बेंजीन का प्रयोग होता है। अगला सवाल है, धातु के एक्सरे के लिए निम्नलिखित में से किन किरणों का इस्तेमाल किया जाता है? तो आपको बताना है कि धातु के एक्सरे के लिए किन किरणों का जो है प्रयोग होता है। तो धातु के एक्सरे के लिए जो है एक्स किरण का प्रयोग होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्स किरणें। एक्स किरणें जो होती हैं दांतों और हड्डियों को जो है भेद नहीं पाती है, इसलिए जहाँ पर भी दांत और हड्डी में क्रैक या दरार होती है वहाँ से ये किरणें आसानी से निकल जाती हैं जिस कारण हमें क्रैक का पता जो है आसानी से लग जाता है। एक्स किरण की खोज जो की थी रोटजन ने जो है 1895 में जो है रोटजन ने जो है एक्स किरणों को खोजा था। तो दांतों और हड्डियों के एक्सरे के लिए जो है एक्स किरणों का प्रयोग होता है। अगला सवाल है, CD फॉर काउंट से किसका आकलन किया जाता है? तो आपको बताना है कि CD फॉर काउंट से किसका आकलन किया जाता है? तपेदिक का, पानी का, प्रतिरोधक क्षमता का या फिर रुधिर का? तो CD फॉर काउंट से जो है प्रतिरोधक क्षमता का आकलन किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतिरोधक क्षमता। CD फॉर काउंट यह HIV की जांच के लिए किया जाने वाला एक टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है। इस टेस्ट के द्वारा शरीर में लिम्फोसाइट की गणना की जाती है। लिम्फोसाइट का आकार जो होता है अंग्रेजी के टी अक्षर के जैसा होता है, इसलिए लिम्फोसाइट को हम टी सेल के नाम से भी जानते हैं। ये टी सेल जो होते हैं हमें रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं, यानी कि हमारे शरीर में जो भी बीमारी है या फिर रोग है उनसे लड़ने का कार्य जो होता है इन टी सेलों का होता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति HIV से पीड़ित हो जाता है तब HIV का वायरस जो होता है इन टी सेलों को जो है ख़त्म कर देता है और शरीर में जो होती हैं इन टी सेलों की कमी हो जाती है। तो CD फॉर काउंट से जो है प्रतिरोधक क्षमता का जो है आकलन होता है। अगला सवाल है, सबसे हल्का तत्व इनमें से कौन सा है? तो आपको बताना है कि इन चारों में से सबसे हल्का तत्व कौन सा है। सोडियम है, हाइड्रोजन है, यूरेनियम है या फिर ऑक्सीजन है? तो सबसे हल्का तत्व जो है हाइड्रोजन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की खोज जो की थी हेनरी कैवेंडिश, यानी कि हेनरी कैवेंडिश ने जो है इसकी खोज की थी 1766 में। लेकिन इसे हाइड्रोजन नाम जो दिया था लेवासिए ने जो है इस गैस को जो है हाइड्रोजन नाम दिया था। तो खोज की हेनरी कैवेंडिश ने और नाम रखा था इसका लेवासिए ने। तो सबसे हल्का तत्व जो होता है हाइड्रोजन होता है। अगला सवाल है, कोई पिंड A से B तक जाता है फिर पुनः A पर वापस आ जाता है तो इस स्थिति में उसका विस्थापन क्या होगा? अधिक होगा, कम होगा, शून्य होगा या फिर क्या होगा? तो जब भी कोई वस्तु
जहाँ से चली हो लौटकर पुनः वहीं पर वापस आ जाए, तो इस स्थिति में उसका विस्थापन हमेशा जो होता है शून्य होता है। मान लीजिए कोई वस्तु है ए से बी तक जाती है। मान लीजिए कोई वस्तु ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाती है, फिर पुनः बी पॉइंट से ए पर आ जाती है, तो इस स्थिति में उसका विस्थापन जो होगा शून्य होगा। यानी कि वो जहाँ से चलना आरंभ किया था वहीं पर पुनः वापस आ जाती है, इसलिए उसका विस्थापन शून्य होगा। यहाँ पर यह वस्तु जो है कुछ न कुछ दूरी अवश्य तय करेगी। मान लीजिए ए से बी की दूरी 4 किलोमीटर है, तो 4 किलोमीटर पहले वो जाएगा, फिर 4 किलोमीटर फिर रिटर्न आएगा, तो टोटल वह दूरी जो तय करेगा 8 किलोमीटर दूरी तय करेगा, लेकिन उसका विस्थापन जो होगा 0 होगा, क्योंकि वह ए पॉइंट से चलना शुरू किया था और पुनः ए पॉइंट पर ही आ जाता है। तो जब कोई वस्तु जहाँ से चली हो लौटकर पुनः वहीं पर वापस आ जाए, तो इस स्थिति में उसका विस्थापन जो होगा हमेशा शून्य होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शून्य। विस्थापन जो है एक सदिश राशि है, ये भी आपको याद रखना है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है और इसका मात्रक जो होता है मीटर होता है। अगला सवाल है, किस प्रसार के कारण किसी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इन तीनों में वृद्धि होती है। तो आपको बताना है कि किस प्रसार के कारण किसी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इन तीनों में वृद्धि होती है। तो आयतन प्रसार के कारण किसी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इन तीनों में जो है वृद्धि होती है। रेखीय प्रसार जो होता है केवल लंबाई को बढ़ाता है। क्षेत्रीय प्रसार लंबाई और चौड़ाई इन दोनों को बढ़ा लेता है। और आयतन प्रसार लंबाई, चौड़ाई के साथ साथ जो है ऊंचाई में भी वृद्धि करता है। अगला सवाल है, फिसलन भरी सड़कों पर चलना मुश्किल क्यों होता है। तो आपको बताना है कि फिसलन भरी सड़कों पर चलना मुश्किल क्यों हो पाता है। देखिए, कम घर्षण के कारण जो है फिसलन भरी सड़कों पर चल पाना मुश्किल होता है। केले के छिलके में, बर्फ़ में और कीचड़ में घर्षण का मान जो होता है इनमें भी बहुत कम होता है, जिस कारण इन पर चल पाना कठिन होता है। तो फिसलन भरी सड़कों पर चल पाना मुश्किल जो होता है कम घर्षण के कारण होता है। अगला सवाल है, संवेग में परिवर्तन निम्न में से किसके बराबर होता है। तो आपको बताना है कि संवेग में परिवर्तन इन चारों में से किसके बराबर होता है। त्वरण के बराबर होता है, आवेग के बराबर होता है, विस्थापन के बराबर होता है या फिर संवेग के बराबर होता है। तो संवेग में परिवर्तन जो होता है आवेग के बराबर होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आवेग। यानी कि संवेग को अगर हम बढ़ाएंगे तो आवेग भी बढ़ेगा, और अगर संवेग को हम कम करेंगे तो आवेग भी कम होगा। संवेग और आवेग दोनों का मात्रक जो होता है न्यूटन सेकंड होता है और दोनों ही सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।